अगला कौन सा है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखो बेटा, आगे लिख लो। गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। GULD BERG एंड WAAGE, गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है जी। तो आगे लिखो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने आपको पीछे पढ़ाया है, ध्यान नहीं होगा, है ना? अच्छा, क्या पढ़ाया बताओ जरा। हाँ, क्या बताया था? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखो बेटा, ये पीछे हम लिखा चुके हैं, लिखेगा। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दिस according to this, rate of chemical reaction is directly proportional to the active mass to the active mass। एक्टिव मास को ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन। एक्टिव मास बोलो चाहे कंसंट्रेशन बोलो, ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, देखो ये बोला गया है, जैसे मान लो ये एक कोई रिएक्शन है जिसका ये एक कोई रिएक्टेंट है ए है, जिससे ये कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट में। तो बताओ क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? कंसंट्रेशन ए, है ना? यही तो बताया गया है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई मान लो, ठीक है। तो देखो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन बोले या स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे या एक्टिव मास बोले, है ना, चाहे C लिख दे चाहे M लिख दे, सब मोल पर लीटर होते हैं। यानी सब क्या है? सब कंसंट्रेशन टर्म ही तो है ना? एक्टिव मास कोई मास नहीं होता है, ये भी क्या है? कंसंट्रेशन। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है। लिख लो बेटा, आगे लिखो। अगला पॉइंट है, लिखो बेटा, इसी में लिखो सेम ये वाला इक्वेशन नीचे लिखो, उसके नीचे जस्ट लिखना, लिखो ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ए, है ना? इसी के नीचे लिखो दैट इज, लिखो दैट इज हायर इज द कंसंट्रेशन, दैट इज हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हो? एक्टिव मास, है ना? लिखो दैट इज हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जहां कंसंट्रेशन लिखा वहां ऑब्लिक करके एक्टिव मास जरूर लिख लेना, है ना? हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? नई लाइन से लिखो, लिखो इफ, लिखो बेटा इफ रिएक्शन इन्वॉल्व more than one type of reactant, if reaction involve more than one type of reactant, then rate of chemical reaction, is directly proportional to the multiplication of active mass oblique concentration of reactant, जैसे मान लो कल को कोई आपको रिएक्शन ऐसी दे दे A प्लस बी
क्या दे दे, ए प्लस बी, इससे क्या बनना है, प्रोडक्ट। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, बताओ कैसे लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। बताओ इनकी दोनों की कंसंट्रेशन आपस में क्या हुई है, मल्टीप्लाई। ठीक है भैया। अच्छा, और सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना जरा, यहां पे जो पावर होती है, यहां पे जो पावर होती वही क्या होती है, यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अभी थोड़ी देर बाद इसको आगे हम बताएंगे, अभी जितना पढ़ाया जा रहा है वही देखो। इसके आगे देख लो, ऐसे देख लो, रिएक्शन ऐसे 2 नंबर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि बताओ इसका n क्या है, n इक्वल टू क्या है, 1। क्योंकि जब कोई पावर नहीं लिखी होती तो कितना होता है, ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों बेटा। अच्छा, कोई पूछे इसका n बताओ तो क्या है, 1 और 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। ठीक है भैया। अच्छा, मान लो कल को कोई ऐसे कह दे, बोल दे 2a प्लस बी और इससे बनना है प्रोडक्ट। क्यों बेटा, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, इसका रेट आर ओ आर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ए की पावर 2, है ना, और इनटू कंसंट्रेशन किसकी, बी की। अच्छा, इसका एन क्या होगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 3। चलो लिख लो इसको। अच्छा, ऊपर वाली सारी बातों से आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि यदि एन ए है, इनसे यदि प्रोडक्ट बन रहा है ना बेटा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए की पावर एन। आए ना, और एन क्या है यहां, बताओ बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टार लगा के एक बात लिखो या नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो बेटा। आराम से लिखे रहो। अच्छा, कल वाले सवाल लगा लिए थे, उड़ा दिए होगे, हाँ, कोई कठिन तो नहीं लगे थे। अच्छा, ऐसे सवाल आते हैं, ये तो वही सवाल हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं, है ना। हाँ, वाह, क्या है, अब मालूम पड़ा, नहीं तो हम भी लगा लिए होते, है ना। हाँ हाँ, चलेगा, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, छेड़ा ना करो बेटा, है ना, लिखो, नोट करके लिखो। हाँ, क्या होता है ना कि मतलब इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। हाँ, चलो आगे लिखो, लिखो, नोट करके लिखो, लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन, लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसको हाईलाइट कर लेना पॉइंट को, लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन नॉट अप्लीकेबल, नॉट पे पहले तो गोला लगा दो, लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हर ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वैलिड है ना, लेकिन किसके लिए वैलिड नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। अच्छा, जानते हो जीरो ऑर्डर के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि यदि किसी का ऑर्डर जीरो होगा, है ना, तो कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, यूनिटी। क्लियर है, तो नीचे लिखो, बस इस अभी पॉइंट को याद रखो, अभी आगे इसके हम प्रूफ दिखाते हैं। लिखो, अब एक सुंदर सी हेडिंग डालो, रेट लॉ, रेट लॉ। अच्छा, अगला लिखो बेटा, लिखो रेट लॉ, है ना, लिखो रिलेशन बिटवीन, लिखो द रिलेशन बिटवीन, रेट लॉ कैसे डेवलप होता है, तो इसके नीचे लिखो, द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन rate of reaction, the relation between rate of reaction comma rate constant and concentration, concentration को क्या लिखोगे ऑब्लिक करके, एक्टिव मास, is known as rate law, is known as rate law or
रेट इक्वेशन और रेट इक्वेशन, है ना। द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन कॉमा रेट कांस्टेंट एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भैया, इज नोन एज क्या, रेट लॉ या रेट इक्वेशन। अब देखो ये क्या लिखा है, ए, क्यों बेटा, अच्छा ए से क्या बनना है, प्रोडक्ट, क्या बनना है, प्रोडक्ट। अच्छा इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन किसकी, ए की, ए क्या है, रिएक्टेंट। अच्छा यहां हमने लिखा रेट, अच्छा ये रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, कंसंट्रेशन ए, है ना। अब डायरेक्टली को कहां ले आओ, इक्वालिटी में, तो क्या एक कांस्टेंट इसे यहां पे हमने डाल दिया, और ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ए, है ना। ये है आपका रेट लॉ। अच्छा पिछला रेट लॉ क्यों नहीं था, क्योंकि वहां इक्वल टू नहीं था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। देखो रेट लॉ, कभी कोई लॉ क्यों कब बनता है, जब हर चीज सोची गई विजिबल हो जाए। अब यहां पे क्या है, हर चीज विजिबल है, रेट दिख रहा, कांस्टेंट दिख रहा, कंसंट्रेशन दिख रही, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिख रही, मतलब अब ये क्या हो गया, ये अब प्रॉपर एक लॉ हो गया, दैट इज रेट लॉ, सब चीजें आपको दिख रही। अब इसको क्या बोलेंगे, यहां पे के क्या है बताओ, हाँ रेट कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम लिखो वेलोसिटी कांस्टेंट, लिखो वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा कोई कहे बताओ इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बताओ, इसका n इक्वल टू क्या है 1, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1, ठीक है। जब किसी की कंसंट्रेशन कुछ नहीं तो 1, है ना। तो रेट लॉ समझ में आया। अच्छा रेट लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन है बताओ, रेट, रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट, रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनके विषय में जो रिलेशन डेवलप होता है उसी का नाम होता है रेट लॉ, ठीक है भैया। आगे लिखो, यहां लिख लिया वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक, आगे लिखो। अब जरा दूसरी रिएक्शन लिखो, अब ये एक रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब दूसरी लिखो, जैसे मान लो अच्छा ये हो जाए ए प्लस बी, इनसे प्रोडक्ट बन रहा हो, तो बताओ इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे बताओ बेटा, क्या लिखोगे, रेट, अच्छा ये रेट, रेट नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो क्या लिखोगे, के कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। अच्छा बताओ यहां n इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यहां क्या है 1, यहां क्या है 1, पावर मल्टीप्लाई में क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2। अच्छा तो मान लो हमने कोई एक इन जनरल रिएक्शन लिख दी, मान लो ऐसे लिख दिया Na, इससे क्या बनना है बेटा, प्रोडक्ट, क्या बनना है, प्रोडक्ट। तो बताओ इसका रेट कैसे लिखोगे, रेट के कंसंट्रेशन ए की पावर n। अच्छा ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ये क्या है, रेट, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंट कर लो, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, कंसंट्रेशन, या क्या है, एक्टिव मास, ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, लिख लो बेटा। अच्छा ये पूरा कंप्लीट क्या है, रेट इक्वेशन, ठीक है। अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ अगली एक हेडिंग डालो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लिखो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगली सुंदर सी हेडिंग क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशनों की पावरों का सम, कंसंट्रेशन की जो पावर थी उन्हीं का सम, सम मतलब समेशन, SUM, है ना।
तो उन सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। वही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो लिखो, लिखो द सम ऑफ, लिखो बेटा, द सम ऑफ, हाँ, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन। अच्छा है क्या कि आधा समय तो उसका पानी लेने में निकल गया है। चलेगा, लिखो द सम ऑफ, कुछ लोग तो ये होता है जब तो हम दो बार बोल लेते हैं तो कहते हैं अच्छा हाँ ठीक, क्या कह रहे थे? हाँ, तो लिखिएगा, लिखो द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन, इन रेट लॉ इक्वेशन is known as order of reaction, is known as order of reaction। ठीक है, अगली सुंदर सी हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अगली हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, जब तक एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आप लिखोगे नहीं तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं जान पाओगे। ये कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है ना। तो नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट लिखो, लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ experimental value, order of reaction is a experimental value, that is without experiment result, ऐसे लिखो विदाउट एक्सपेरिमेंटल, है ना, रिजल्ट। देखो सेंटेंस थोड़ा अच्छा लगा, विदाउट एक्सपेरिमेंटल result or without experimental rate law or फिर से देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, दैट इज विदाउट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और अथवा एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, विदाउट नहीं था क्या? और विदाउट, लिखो और के बाद फिर से बोलूं, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज विदाउट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और विदाउट एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। यहां तक ठीक है? हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखो, नंबर 2 लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी, और डैश लगा के छोड़ दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी क्या क्या हो सकती है ना, में बी। तो यहां नंबर डाल देना 1 2 3 4, में बी नंबर 1 0, में बी 0, नंबर 2 फ्रैक्शनल, नंबर 2 फ्रैक्शनल, नंबर 1 0, नंबर 2 फ्रैक्शनल, नंबर 3 पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, और नंबर 4 सम टाइम ग्रेटर देन 3, सम टाइम ग्रेटर देन 3। समझ में आ रहा? अच्छा बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? 0, है ना, फ्रैक्शनल कैसा हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, और कैसा हो सकता है? ये जरूर लिखना सम टाइम, है ना, सम टाइम मोर देन 3 या ग्रेटर देन 3, ठीक है। बस यही हो सकता है, एंड मॉलिक्युलरिटी यही नहीं हो सकती है, एंड मॉलिक्युलरिटी यही नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है,
मॉलिक्युलरिटी वो नहीं हो सकती है। तो देखो इसको याद किया, वो तो ऐसे ही याद हो गया, लेकिन उसको भी लिखाएंगे, ठीक है, फिर अभी कंपेयर कराएंगे, ठीक है। जरा जितना पढ़ा है एक बार देख लो। ठीक है भैया, एक सुंदर सी हेडिंग डालो, एक सुंदर सी हेडिंग डालो। कैसी हेडिंग डालना है? हाँ सुंदर सी हेडिंग डालो, लिखो फॉर nth ऑर्डर, लिखो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, बेटा 3 बार हो गया, अब नहीं बोलेंगे, है ना। टू कंडीशन एट विच, टू कंडीशन एट विच रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ऐसी दो परिस्थितियां बताओ जब रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए। पहले तो आप हेडिंग लिख लो, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन टू कंडीशन एट विच रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, है ना। हाँ, तुम थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ो पहले। आपको ऐसी परिस्थिति बतानी है जब रेट बराबर किसके हो जाए? रेट कांस्टेंट के, है ना। तो तुम थोड़ी मैथ पढ़ो। तो क्या है देखो, अच्छा ये देखो हम क्या लिखे हैं, बताओ। अच्छा बताओ क्या लिखा है? समथिंग का पावर 0 दैट इज 1, है ना, और 1 का पावर समथिंग दैट इज 1। तो ये हुई तुम्हारी, है ना, हाई लेवल की मैथ, है ना। इसको कोने में लिख लो, लिख लो। हाँ इसका पैसा नहीं लिए हैं, ठीक है, लिखो। तो ये ऐसा ही है, ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है भैया। अब हमने मान लो एक रिएक्शन ये ली, जैसे लिया Na, इससे क्या बना? प्रोडक्ट, क्यों बेटा? अब हमको इसका रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे? K कंसंट्रेशन A की पावर N, है ना। अब आप ऐसी कोई दो परिस्थितियां बताओ, ऐसी कोई दो परिस्थितियां बताओ कि रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, है ना। आपको नहीं लग रहा यदि इसका पावर 0 कर दें तो ये 1 हो जाएगा और रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो देखो हमने पढ़ा है समथिंग का पावर 0 दैट इज 1, समथिंग क्या है? A, और पावर 0 दैट इज 1। तो पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, इफ n इक्वल टू 0, है ना। अब ये क्या है? यही है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंडीशन 1 समझ में आई सबको? हमने कहा ऐसी दो कंडीशन बताओ जब रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, है ना, रेट रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए। तो आपने क्या किया? अब आपने इसी फार्मूले में क्या किया? रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए की पावर 0, समथिंग का पावर 0 दैट इज 1। तो यहां क्या हो गया? रेट इक्वल टू के। बताओ पहली कंडीशन आपको मिल गई, है ना। अच्छा दूसरी परिस्थिति क्या होगी? अब दूसरी परिस्थिति बताओ क्या होगी? हाँ, अब आप कंसंट्रेशन को ही 1 कर दो। हाँ तो हम क्या करें? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या कर दें? 1। यदि हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या मान ले? 1, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा? रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए की पावर n, और हमने क्या मान लिया है? देखो बेटा ये हो गया k और एक यहां रखा और इसकी पावर n, तो समथिंग। अच्छा अब देखो क्या है? 1 का पावर समथिंग, 1 का पावर समथिंग, n क्या है? समथिंग, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू क्या हो गया? k, है ना। ये तो मालूम है ना, समथिंग का पावर 1 का पावर समथिंग दैट इज 1। तो यहां क्या हो जाएगा? k इंटू 1, तो k,
तो ये दो परिस्थितियां हैं, लिख लो।